हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में दिसंबर 2021 में हो रखे हैं। ऑनलाइन पेपर ऑनलाइन सेट है। इसमें 30 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट होते हैं देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये सुझाव देता है? पहला क्वेश्चन है, सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। ऐसा कौन सा नियम है जो कहता है शरीर के अलग अलग अंग है ना, वो अलग अलग चरणों में विकसित होते हैं? पहला, विकास एक आयामी होगा तो भिन्न भिन्न नहीं होगा। विकास विकास एक दिशीय, ये भी नहीं कहता। विकास असतत प्रक्रिया है, यह भी नहीं कहता। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी, केंद्र से बाहर की ओर और सिर से पांव की ओर भी होती है। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही वाला बताना। तो पहला ऑप्शन, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। हाँ, ये हो सकता है, इसे राइट मान सकते हैं। आगे के भी पढ़ने हैं। बचपन वह अवधि है जिसमें 10 बिना अवस्था में बांटा जा सकता है, नहीं। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित होती है, तो ये भी गलत है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित नहीं है, वातावरण पर भी आधारित होता है, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। आनुवंशिक विन्यास से पूर्व निर्धारित, मतलब पूर्व में पहले ही निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया खल जगह कहलाती है। अनुकूलन कहलाता है, अधिगम कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है, या परिपक्वता कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता कहलाता है। अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। खाली जगह सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो पहली खाली जगह में क्या आएगा? पहले तो ये सोचो, प्राथमिक कारक कौन सा है? इनमें से परिवार एक में आ रखा है, तो पहला ऑप्शन ही होगा। दूसरे में विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों के नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? किस आधार पर निर्णय लेते हैं? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, किस आधार पर लेते हैं? इससे यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंड और आज्ञा पालन। आज्ञा पालन करने के लिए उनके दंड के भय से आज्ञा पालन करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन में। आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिन प्याजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है? क्रमबद्धता, वस्तुओं के किसी एक आयाम जैसे लंबाई के आधार पर क्रम देना। हाँ। दूसरा, दूसरों के परिप्रेक्ष्य से लेना। तीसरा, चिंतन का वर्णनात्मक रूप से जैसे कहानी कथन में हो। जैसे 4 नंबर, स्थानों जैसे अपने विद्यालय स्थान के मानचित्र करने की क्षमता। तो ये क्रमबद्धता वस्तुओं के किसी एक आयाम में लंबाई के आधारित, जैसे लंबाई के आधारित पर, चौड़ाई के आधारित पर क्रम देना, यही होता है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में क्या पूछ रहा है? 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जिन प्याजे के अनुसार उनकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद है, केंद्रीयता है, परिकल्पनिक निगमनात्मकता है, या संक्रमण परिणाम निकालना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीयता। वो एक ही डायमेंशन में सोच सकती है, अभी इस अवस्था में है, तो वो एक तरफ ही ध्यान देती हैं, तो इसलिए केंद्रीयता हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत खल जगह पर आधारित है। सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, सार्वभौमिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना पर आधारित है, सोशल संरचना पर आधारित है, सोशल कंट्रोविज्म कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की ने बच्चों को स्वयं से संवाद, अपने आप से बोलता रहता है ना कोई, ये क्रिया करने किस शब्द का प्रयोग किया? निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पहाड़, स्वकेंद्रीयता। तो निजी संवाद कहा था, प्राइवेट स्पीच। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा, ड्रिल और अभ्यास देने पर जो अभ्यास देगा वो प्रगतिशील कक्षा नहीं हो सकती। योग्यता आधारित स्थायित्व, अलगाव नहीं करना है। सहयोगितापूर्ण अधिगम, बिल्कुल सहयोग से अधिगम करेगा वो प्रगतिशील कक्षा। दंड और पुरस्कार का प्रयोग नहीं, प्रगतिशील कक्षा में प्रयोग नहीं किया जाता। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता, ये बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? उसकी नियत और
इच्छाओं को समझने की योग्यता है। इसमें स्थानिक बुद्धि नहीं है। अंतराव्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नियत और इच्छा समझने की। अंतर्व्यक्ति में खुद की अंतरात्मा की समझने की होती है। प्राकृतिक बुद्धि प्रकृति के बारे में समझने की। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतराव्यक्तिक बुद्धि। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है? नहीं। विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सिखाने, बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रथम भाषा में सबसे पहले मातृभाषा, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित किया। बालक विद्यार्थियों में बहुभाषी होने से उस संज्ञानात्मक लाभ है? हाँ। द्विभाषी उपागम विद्यार्थी को उलझन पैदा करते हैं और सीखने में बाधा डालते हैं? नहीं। बहुभाषी भाषावाद को तो प्रमोट किया। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाल विद्यार्थियों को बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। आगे देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में जेंडर भूमिका खल जगह है। अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचना है या आनुवंशिक निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार नहीं है। और जैविक संरचना तो लैंगिक सेक्स के बारे में बताता है, जेंडर कौन से हो, पुरुष हो मादा हो, वह जैविक संरचना। तो अधिग्रहित व्यवहार हो जाएगा जेंडर भूमिका। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन के एक दूसरे की तुलना करना। तुलना तो करना ही नहीं है, सीटेट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए। छात्रों की समझ को आंकना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र के अनुसार रूपांतरित करना। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, नहीं बांटना नहीं। छात्रों को किसी विषय में सफल विफल घोषित करना, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र के अनुसार रूपांतरित करना। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्रता का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा? कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 1, 2 और 3। ये कौन से ऑप्शन में देखते हैं? तो ये तो कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप लिख लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ऑप्शन सही है। तो ये इसमें सभी को बोनस दिया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय, क्या मतलब है समावेशी शिक्षा से? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाए? नहीं। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए? नहीं। तो वह तो अलगाव हो गया। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए? बिल्कुल नहीं। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाया जाना, ये समावेशी शिक्षा का लक्ष्य मतलब है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें कथन दे रखा है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। बिल्कुल अपना चाहिए, ये राइट है। अब आगे देखते हैं, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। और ए की आर व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आर दोनों सही है, आर की व्याख्या आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, एक बच्ची लिखने में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है, उससे अक्सर बनाने शब्दों के अंतराल को चुनौती महसूस होती है। तो यह लक्षण किस अधिगम विकार है जो इसकी ओर इशारा कर रहा है? पठन वैफल्य, आलेख वैफल्य, गणना वैफल्य, ध्यान एवं अति सक्रियता। गणना वैफल्य में गणित संबंधी होगा, आलेख वैफल्य में लिखने संबंधी होगा, पठन वैफल्य में पढ़ने संबंधी होगा। तो यहाँ लिखने में कठिनाई आ रही है अक्सर बनाने में, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानकीकृत पद्धतियों आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। हाँ। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूपीय शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल योगात्मक आंकलन पर बल देना चाहिए? नहीं, योगात्मक आंकलन पर बल नहीं देना चाहिए। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना, पुनर्स्मरण पर बल देना, रटवाना ये नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीय, अभिसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर।
और अभिसारी चिंतन का मतलब एक आंसर, क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, जैसे 2 + 2 4 ही होंगे, वैसा ये अभिसारी चिंतन होता है। आगे आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन होगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? ज्ञान की संरचना और अर्थ सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया व प्रयोग द्वारा, सहपाठियों व वयस्क संग सहभागिता द्वारा। तो छोटे बच्चे सक्रिय अन्वेषण द्वारा भी, खेल द्वारा भी निकालते हैं, पदार्थों पर क्रिया व प्रयोग करके भी, सहपाठियों वयस्क संग सहभागिता द्वारा। तो चारों ही ऑप्शन राइट है। चारों ऑप्शन कौन से में देखते हैं। चारों ऑप्शन 4 नंबर में है, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझावती है कि ऐसे याद करो। अध्यापिका यह सुझाई गई रणनीति कहलाती है खंडीकरण, कूटलेखन, स्वांगीकरण या अनुकूलन। 4 नंबर ऑप्शन अनुकूलन। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा खंडीकरण। अलग अलग खंडों में बांटकर याद करने को कहती है, तो खंडीकरण हो गया। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों को सबसे अधिक बल देना चाहिए? ऐसी कौन सी दशा है जिस पर विद्यालयों को अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल का और ज्ञान अर्जन, विषय वस्तु को रटवाना, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण यानी उसके पीछे पीछे बोलना, आप दोहरा रहे हो, उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध का व्यवहार का अनुबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों का ज्ञान का अर्जन। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन में। आगे 24 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने में सुसाध्य करता है? सलमा विद्यार्थी को नए शब्द सीखने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के टॉपी देकर पुरस्कृत करती है। ठीक है। परिमित विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थी को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। एक अरुद्धति नए शब्दों को अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों का इस्तेमाल करती है। रेखा अपने विद्यार्थी को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती जो वर्तनी में गलत थे। तो ये तो लिखना, बार बार लिखना गलत है। और फ्लैश कार्ड का उपयोग करके भी सही उत्तरों, टॉपी देकर, बार बार टॉपी देकर सही उत्तरों पे, तो वो इतना मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो 2 और 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कौन से में देखते हैं, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 और 3। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों को समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य करेंगे? आपको वहाँ पेपर देने जाते हो तो खुद को शिक्षक मानना है, अपने विद्यार्थी को डर की भावना पैदा करना, हिटलर बनना, हिटलर नहीं बनना है। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल करना कि इसी तरीके से हल करना है। गणित का कोई भी क्वेश्चन हो अलग अलग विधि से समझाना, न कि एक ही तरीके से कि इसी विधि से। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, निष्क्रिय रटन पद्धतियों का इस्तेमाल करना कि ये क्वेश्चन करवा दिया इसे रट लो। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। समरूपों, अलग अलग रूपों, समान रूपों से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करता है? अच्छे अधिगम, सार्थक अधिगम। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना नहीं, आपको संदर्भ सहित ही पढ़ना है, जहाँ हो वो क्वेश्चन राइट की ओर है, संदर्भ रहित नहीं, यह रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ। रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना नहीं, रट्टा नहीं मरवाना है। शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना, यह भी गलत है। तो प्रोत्साहित करना है विविध अलग अलग तरीके से विचार करने, सोचने के लिए। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता के आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें खलजगा की भावना उत्पन्न होगी, शर्म की, गुस्से की, गर्व की, उत्कंठा की। अपनी सफलता के आंतरिक कारणों पर आरोपित करता है। अगर आपने सीटेट में 130 अंक आए तो आपने सफलता हुई, तो उसमें कि मैं खुद से मेहनत की, इस कारण से मुझे ये सफलता 130 नंबर आए, तो आपको क्या महसूस होगा? गर्व महसूस होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुत संवेदनीय उपागम को इस्तेमाल करने प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये अधिगम की ओर अधिक प्रभावशाली बनाता है। या कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है कि शिक्षा नहीं दी जाए। यह अध्यापक को निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, या यह अध्यापक को आज्ञा परागणीयता का उपलब्ध पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर जो है, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, अच्छे से सीखने में मदद करता है। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों में वैकल्पिक संकल्पनाएं या भ्रांतियां घटित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक
संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो सीधा ही गलत है, हतोत्साहित करना तो गलत ही होता है। बच्चों के वयस्क में वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है, ठीक है। एक अध्यापक को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि वे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, विकल्प संकल्पना और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होते हैं, बल्कि बच्चों को आसपास की दुनिया के सहज समझ को दर्शाते हैं। ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछा था, गलत 1 नंबर ऑप्शन है, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने में के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? मानवतावादी, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य? तो इसमें हमें पूछा है ठोस प्रलोभन और पुरस्कार देके पुरस्कार दो के अभिप्रेरित किया जाता है, तो ये व्यवहारात्मक में किया जाता है कि आपको ये काम करोगे तो ये पुरस्कार मिलेगा, ये क्वेश्चन करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी। इसी तरह इसका पेपर 3 जनवरी 2022 को हुआ है, दिसंबर 2021 वाले सेशन के ऑनलाइन सेट के पेपर है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार, यानी समकालीन में विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है? सभी बच्चों के लिए समान है। सभी बच्चे निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त नहीं रहते, तो सभी के लिए समान नहीं है। आगे देखते हैं दूसरा, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते हैं। बिल्कुल ये सही है। आगे वाले भी देखने हैं। का पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया नहीं जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। नहीं, पूर्व अनुमान भी लगाया जा सकता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होता नहीं, वातावरण द्वारा भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बहुआयामी होता है। आगे देखते हैं 2 नंबर। विकास का खाली जगह सिद्धांत बताता है कि गामा कोशिकाओं का विकास शरीर के मध्य से प्रारंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ते हैं, यानी केंद्र से प्रारंभ होकर बाहर की ओर। घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी या 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं, शीर्षगामी। तो शीर्षगामी में सिर से पैर की ओर होता है, अधोगामी में केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेने लग जाते हैं? कल्पनाशीलता की, जिसमें वो कल्पना कर सके, सक्रिय रूप से भाग लेने लग जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में भी नहीं, मध्य बाल्यावस्था में भी नहीं, किशोरावस्था में नहीं। शुरू सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभिक बाल्यावस्था में शुरू हो जाते हैं, मध्य बाल्यावस्था में तो होते हैं, किशोर अवस्था में तो होते ही है, करते ही है। तो यहाँ शुरू का पूछा था। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं? द्वितीयक परिवार प्राथमिक है, मीडिया द्वितीयक है, धार्मिक संस्थाएं द्वितीयक है, विद्यालय भी द्वितीयक है। तो ये 2, 3, 4 जिस ऑप्शन में है वही राइट होगा। तो इसमें कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप लिख लीजिए 2, 3, 4। ये इसका ऑफिशियल आंसर की मैं इसे क्वेश्चन को डिलीट माना था। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। रुचि ने 3 पेंसिलें, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई गई। वह देखती हैं कि पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल ग से बड़ी है। रुचि जब यह निष्कर्ष निकालती है क ग से बड़ी है, तो जिन प्याजे किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता का दर्शाती है? किसकी विशेषता दर्शाती है? क्रमबद्धता का, संरक्षण का, सकर्म अनुपात अनुमान का, परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तर्क का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सकर्म अनुपान का विशेषता दर्शाती है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य हो जाते हैं? क्या करते हैं? प्रतिवर्तन, परिकल्पनात्मक आधारित निगमन, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन या प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्तन करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? पारंपरिक चरण बिल्कुल है, अपारंपरिक चरण नहीं है, उत्तर पारंपरिक चरण भी है, पूर्व पारंपरिक चरण भी है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये नहीं है। हमें नहीं का भी पूछा था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। निम्न में से किस के प्रयोग से बचना चाहिए? सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, या दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आंकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल करना, आवश्यकता के अनुसार पहाड़ का प्रयोग करना। तो 1 नंबर ऑप्शन अभिकल्पना भी करनी चाहिए, अवलोकन भी करना चाहिए, मानकीकृत परीक्षाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमें बचना चाहिए था, 3 नंबर ऑप्शन से बचना चाहिए, परीक्षाओं का, मानकीकृत परीक्षाओं का उपयोग से बचना चाहिए। आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन
आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किस विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य हेतु उपयुक्त बताया? सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, ऐसे शब्दों का ध्यान रखना। रटकर याद करवाने पर बल नहीं दिया, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम पर भी बल नहीं दिया, तो सहकर्मी सहयोगिता पर बल दिया, उपयुक्त बताया, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका को क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा में हमेशा कठोर नियमों में रहे, कठोर नियंत्रण में रहे, सिर्फ अध्यापक के निर्देश दिए जाने चाहिए, नहीं प्रगतिशील कक्षा में नहीं। केवल अधिगम अधिगम केवल कक्षा में ही होता है? नहीं, बाहर पर्यावरण में भी होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, बिल्कुल। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता सीखते हैं? नहीं, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलग अलग प्रकार के अपने अनुभव लाते हैं, घर से, आस पड़ोस के क्षेत्र से, जहाँ देखते हैं वहीं से अलग अलग अनुभव होता है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? जीन पियाजे ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, लेव वाइगोस्की ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे ये खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। ये किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव का, जेंडर रूढ़िवादिता का, या जेंडर स्थिरता का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देती हैं। यदि ये शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है तो उन सभी ड्राफ्टों पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को कहेंगे योगात्मक, मानक संदर्भित, रचनात्मक या मानकीकृत? तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे, रचना के आधार पर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग में उत्साहित करना चाहिए, लेकिन निरुत्साहित कहा है तो गलत है। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। भाषा में की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए। विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। हाँ, एक लक्ष्यांक भाषा जैसे अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं की उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलग अलग भाषाओं के लिए सम्मान और जागरूकता भी लानी चाहिए। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए? नहीं। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए? हाँ। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए? बिल्कुल। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होनी चाहिए? बिल्कुल। 2, 3 और 4 नंबर ऑप्शन जिसमें है वो राइट है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो आप लिख लीजिए 2, 3, 4 यही राइट है। ये क्वेश्चन कटा था उस टाइम, ऑप्शन नहीं दे रखे थे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों को उत्तर पूछ लेती हैं। आपकी पसंद का जो बच्चे होता है उसको क्वेश्चन पूछ लेती हैं। शिक्षिका द्वारा किया गया ये कार्य पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु न्योचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों की पहचान करने का अच्छा कौशल है। यह विद्यार्थियों के समान अवसर उपलब्धता से वंचित करता है। या 4 नंबर ऑप्शन सभी विद्यार्थियों के सम्मान सम्मिलित को सुनिश्चित करने का प्रभावशाली होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, समान अवसर से वंचित हो रहे हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुणज व्यापलीय से जूझते छात्र को समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? गुणज व्यापलीय मतलब गणना करने में समस्या हो रही है। कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। समय उसे भरपूर छूट देनी चाहिए। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकल्पना, कैलकुलेटर, गणित संबंधी परियोजनाएं उपलब्ध करानी चाहिए? हाँ। पाठ्यांश में मौजूद प्रासंगिक जानकारी में निष्फल ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, उसे दृश्य आधारित परिकल्पना जैसे कैलकुलेटर, गणित संबंधी परियोजना उपलब्ध करवाना। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी वाले विद्यार्थी को निम्न में से कौन सी लाभदायक सामग्री नहीं होगी? स्पेसिक ग्लोबल, छोटे अक्षरों वाली पुस्तक, श्याम पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी अक्षरों वाली पुस्तकें। वैसे भी उसको कम दिख रहा है, आप छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें दे देंगे तो उसे बहुत दिखने में समस्या होगी। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कथन दे रखा है भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ स्वर्ण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए? हाँ, करवा सकते हैं, अच्छी बात है। तर्क प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थियों को
तो ये भी सही है और ए की आर व्याख्या भी कर रहे हैं, ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होते हैं? क्रिएटिव बालक में अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन अमुक उत्पादन की योग्यता। तो अपसारी चिंतन क्रिएटिव में होगा, अभिसारी का मतलब कॉन्वेंजेंट, यानी किसी भी क्वेश्चन का एक ही आंसर होना। अभिसारी चिंतन में एक क्वेश्चन के बहुत सारे अलग अलग तरीके से आंसर होते हैं, तो एक होगा। 3 नंबर होगा अमूर्त चिंतन की भी योग्यता होगी, नवीन अमुक उत्पादन की भी योग्यता होगी। 1, 3 और 4 3 नंबर ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, कथन ए, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षक को विविध विधियों को अपना प्रयोग करना चाहिए, मतलब अलग अलग प्रकार से मूल्यांकन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। कथन आर, एक कक्षा में बच्चे की सफलता असफलता केवल पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती, ये भी सही कह रहा है। तो ये आर की व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही भी है और आर की व्याख्या भी कर रहा है, एक ऑप्शन राइट हो जाएगा 1 नंबर 21 में। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, किसी संपत्ति को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, अलग अलग उदाहरण देती है, उनके बाद विद्यार्थी को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करती है। पहले कई सारे उदाहरण देती है, उसके बाद एक नियम बताती है, एकत्रित जानकारी एकत्रित करके नियम आधारित करने को कहती है। इस क्रिया आधारित अधिगम को इस्तेमाल कर रही है, कैसी अधिगम को इस्तेमाल कर रही है? निगमनात्मक को, आगमनात्मक को, अनुकरणात्मक को या प्रतिस्पर्धात्मक को? निगमनात्मक में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, आगमनात्मक में उदाहरण देने के बाद नियम आता है, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुकरण में पीछे पीछे दोहराना, प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन का माहौल कर देना। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कक्षा के नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर अटल नियमों का निर्धारण करना, विद्यार्थियों को दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों को बार बार शिकायत करना, मानदंडों का पालन करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना करना, मानदंडों व नियमों को स्थापित करने समय विद्यार्थियों की सहभागिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियम और मानदंडों को निर्धारित करते हैं उस समय विद्यार्थियों की भी सहभागिता ली जाए। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चे के लिए अधिगम हो पाता है। तो पहला ऑप्शन है खेलकूद, दूसरा घर, तीसरा कक्षा कक्ष। तो इन तीनों में ही खेलकूद, घर और कक्षा कक्ष में बच्चे का अधिगम हो पाता है, तो तीनों ही 3 नंबर ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना, छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, इसमें नहीं का पूछा है, ये ध्यान रखना है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन, विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। गलत पूछा है, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की अलग अलग प्रकार की शिक्षण सामग्री देना, बिल्कुल। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करने पर बल नहीं देना चाहिए, तो यही गलत है कि आप इस क्वेश्चन को, जैसे मैथ का क्वेश्चन है, अलग अलग प्रक्रिया से कर सकते हैं, तो उसे एक ही प्रक्रिया से करवाना, ये गलत बात है। 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है, यानी लक्षण है? अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा कक्ष के बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक यानी अवरोध का काम करती है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, हाँ। सेकंड ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं की त्रुटियां करना एक लज्जा कार्य है, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बता रहा है। आगे देखते हैं, त्रुटियां और अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ के अंतरालों की जानकारी देना, अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ये जो अधिगमकर्ताओं को त्रुटियां करना एक लज्जा का कार्य नहीं होता है, तो यही अवरोधक का कार्य करेगा। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है? मतलब आंतरिक प्रेरणा वो जो होती है अंदर से आती है, और बाह्य प्रेरणा किसी के लालच के लिए, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अन्य विभिन्न स्रोतों की सहायता लेना, नकद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों को खोज करता है, यानी इनाम पाने के लिए नकद। सितारा अपनी स्वशोषित संतोषण के लिए बड़े से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है, अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि और क्षमता को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप को नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो इसमें बाकी सभी अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए, कोई किसी के लिए, लेकिन ये नकद पुरस्कार के लिए, ये बाह्य। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों को प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। ये निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करती हैं? प्रतियोगिता और संज्ञान को, संज्ञान और समय को, अनुवांशिक और निष्पादन को, अनुवांशिक और वातावरण को। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग और संज्ञान और संवेग को प्रभावित स्पष्ट करता है संबंध को। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः खल जगह हो, शिक्षक निर्देशित हो, सहपाठी द्वारा निर्देशित हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो या स्वयं निर्देशित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, स्वयं निर्देशित हो तो वह बहुत ही प्रभावशाली और सार्थक होगा। जुलाई में आपको ये मदद करने वाला है, जुलाई 2024 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? स्थूल कौशल का उदाहरण पूछा है। एक पैर पर संतुलन, तो पहला ये ऑप्शन है एक पैर पर संतुलन करना। इसमें पूछा है स्थूल कौशल का, सूक्ष्म का पूछा तो छोटी मसल का यूज होता, और स्थूल का पूछा है तो बड़ी मसल का। ये इसमें हो रहा है। आगे के भी ऑप्शन देखते हैं। एक मटर को अंगुलियों से दबाना, ये तो सूक्ष्म कौशल का उदाहरण हो गया। किताब के पन्ने पलटना, ये भी सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। और पेंसिल पकड़ना, ये भी सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, एक पैर पर संतुलन बनाना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? यानी विकासात्मक परिवर्तन होता है वह किसका परिणाम है? आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का आनुवंशिक ढांचा, केवल आनुवंशिक ढांचा, या केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, या न तो वंशानुगत न ही पर्यावरणीय कारक। तो इसमें आपने पढ़ा होगा विकास किसका, आनुवंशिक और परिस्थितियों या पर्यावरण परिस्थितियों का अनूठा संयोजन होता है। तो आनुवंशिक और पर्यावरण, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का अनूठा संयोजन है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? इसमें क्या पूछा, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था तो शुरू होती है 11 से, शैशवावस्था 0 से 2। तो इसमें देखो 2 ही ऑप्शन बचे, ऐसे काटने सीखो, एलिमिनेट करने सीखना है। तो इसमें हो जाएगा प्रारंभिक बचपन में 2 से 6 वर्ष तक की होती है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन दे रखा है शहरों के बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। जैसा देखते हैं टीवी शो वैसा उन पर ही आधारित होता है। कारण क्या दे रखा है? ये तो बिल्कुल सही है। कारण इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल कोरोना काल के बाद बहुत ही अधिक माध्यम बनता जा रहा है। तो दोनों ही सही है। एक ही आर व्याख्या भी कर रहा है, आर सही व्याख्या कर रहा है एक ही। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो पहला ऑप्शन शिक्षक की गतिशीलता प्याजे मानते हैं, विविध सामग्रियों का प्रावधान भी, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, लेकिन पुनर्बलन की प्याजे बात नहीं करते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में जो ही राइट होगा? तो 2 नंबर ऑप्शन में 1, 2, 3, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर किस स्तर पर बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल, लुढ़कते पत्थरों की माशाल इरादे होते हैं। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। इसमें जीववाद होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, प्रतीकों का प्रयोग होता है, अतार्किक चिंतन भी करते हैं बच्चे। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में किस किस सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? भाषा संज्ञानात्मक विकास में लेव वाइगोस्की के, जीन पियाजे के, हार्वर्ड गार्डनर के, इसने तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये 2 तो कट गए, 2 ऑप्शन बचे, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे। इसमें से संज्ञानात्मक विकास भाषा को किसने महत्वपूर्ण माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की ने भाषा को पियाजे से ज्यादा महत्व दिया, पियाजे ने बिल्कुल नहीं दिया। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? पियाजे और वाइगोस्की से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार सीखते हैं? तो वाइगोस्की प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास और दंड से बचकर, और उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समाज की बात की है पियाजे ने तो साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे होते हैं? निष्क्रिय नकलची रूप में देखे जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं? हाँ। आगे
3 नंबर ऑप्शन ब्लैक बोर्ड के उत्तरों को प्रतिलिपि यानी कॉपी करने पर अग्रसर होते हैं, नहीं। केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं, नहीं। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाए, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं, एक्टिव होते हैं। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग में सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है? तो 1 नंबर ऑप्शन तो गलत है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित किया जा सकता है, हाँ ये सही है। आगे देखते हैं और कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है। कानून व्यवस्था अभिविन्यास, तो इसमें तो 1 नंबर ऑप्शन वाला आता मानव अधिकार और मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को चुनना, ये भी गलत है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किसी की क्रिया को भौतिक परिणाम ये निर्धारित करते हैं कि वे अच्छा है या बुरा, बिल्कुल गलत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खाली जगह बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति जीवों विभिन्न प्रजातियों को सुंदरता को पहचान सकते हैं। स्थानिक बुद्धि, प्राकृतिवादी, संगीतमय या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी बुद्धि। इसमें वनस्पति आ गई ना, जीवों, तो ये प्रकृति के बारे में बताना चाहती है, तो इसे प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद को, एक भाषावाद को कि एक भाषा में ही पढ़ाया जाए, पाठ्यक्रम का मानकीकरण हो, मूल्यांकन का मानकीकरण हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषावाद। शिक्षा नीति NEP 2020 में कहा गया है अलग अलग भाषाओं को महत्व दिया जाए, अलग अलग भाषाओं को सीखने को मिले बच्चे को, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका यह धारणा रखती हैं कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ये किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर समता का, जेंडर समानता का। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, या बाकी इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। समानता का तब होता है कि दोनों बराबर है। 14 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन और कारण दे रखे। अभिकथन है शिक्षक को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीकियों और विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये तो सही है। आर देखते हैं। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं होती है, बिल्कुल सही है। एक ही आर ने व्याख्या भी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ए आर दोनों सही है, आर ने ए की व्याख्या सही की है। आपको पहले देखना है ए सही है या नहीं, फिर देखना बी सही है कि नहीं, आर सही है कि नहीं। आर ए के बारे में बोल रहा है या कोई और ही रामायण बोल रहा है? ये तो ए के बारे में व्याख्या कर रहा है, तो व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन चूज कर लो, अलग अलग है तो अलग अलग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति के लिए आंकलन को नहीं दर्शाती है? नहीं देखना है, नहीं ऑप्शन आया तो नहीं दर्शाती है। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचेंगे। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, तो ये आकलन को तो नहीं दर्शा रहा। अगला देख लेते हैं 4 नंबर ऑप्शन। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें गलत ही पूछा है तो गलत सही है, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, आगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लचीला शिक्षण शास्त्र, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है? आत्मकेंद्रितता, स्वाधीनता, पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य और गतिमान दिव्यांगता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रितता या स्वाधीनता, ये सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख रूप समूह की और केंद्रित शिक्षा शास्त्र या मानकीकृत परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, विविधता को महत्व देना चाहिए, ये वंचित समूह के शिक्षार्थियों को भी शामिल करने में मदद करता है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। सामग्री कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलती है? स्वर्ण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र या गतिमान दिव्यांग वाले छात्र। तो इसमें स्वर्ण बाधित को भी मदद मिलती है,
समावेशन में मदद मिलती है, दृष्टिबाधित को भी मिलती है, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे को भी मिलती है, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र को भी मिलती है। 4 ऑप्शन 4 नंबर चारों 4 नंबर में है, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। गुणज वैकल्य, कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्यों को समझना नहीं, पढ़ने में आगे कठिनाई हो रही है, स्वर्ण दोष, ऑडियो टैप दो, आगे बंदे को सुनाई भी नहीं कम दे रहा है, आप उसे सुनने के लिए और ऑडियो टैप दे रहे हो, दृश्य हानि, चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना, अगर बंदे को दिख ही नहीं रहा है तो आप चित्रों वाली पुस्तक उपलब्ध करवा के वो बंदा कैसे देखेगा, ये तो सोचने वाली बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, गणित में कैलकुलेशन करने में समस्या हो रही है उससे कैलकुलेटर का प्रावधान कर दोगे, ये रणनीति का सही युग्म है, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रटकर याद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बेटर ऑप्शन है करके सीखना, बिना समझे नकल नहीं करना, निष्क्रिय रूप से सुनना नहीं है, रटकर याद भी नहीं करना है, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन दे रखा है, अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम एक ऑप्शन भी सही है, आर भी सही है। तो इसमें देखते हैं दोनों में संबंध भी बता रहा है, सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, तो एक ही व्याख्या भी कर रहा है, ए और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। एक शिक्षिका है, अध्यापिका है, उसको क्या करना चाहिए, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। संदर्भहीन गलत है, अस्पष्ट निर्देश नहीं देना, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित भी नहीं करना, उचित संदर्भ। एक आपको पॉजिटिव पॉइंट बता दूं, संदर्भहीन नेगेटिव वर्ड है, संदर्भ पॉजिटिव वर्ड, आपको कहीं संदर्भ सह संदर्भ लिखा आ रहा है तो वही लगभग क्वेश्चन का आंसर होता है, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है। सकारात्मक योगदान नहीं देती है, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, छात्रों के अनुभवात्मक शिक्षण, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, बिल्कुल, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, कठोर परीक्षा शिक्षण रणनीतियां नहीं होनी चाहिए, यही नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव ही पूछा, सकारात्मक योगदान नहीं देती है, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन तर्क से 2 या 3 या 4-5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये पेपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभिकथन, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों को जोड़ना चाहिए, बिल्कुल। आर तर्क, बच्चे स्कूल में जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, तो आर भी बिल्कुल सही है। और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या भी करता है ए की। आगे देखते हैं आगे 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों के उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने, उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। विस्मरण, अनुकृति, अधिसंज्ञान या रटकर याद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान, स्वयं के मूल्यांकन और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे में भ्रांतियां होना खाली जगह है, असामान्य है, अप्रारूपिक है या प्राकृतिक है या दुर्लभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में भ्रांतियां होना प्राकृतिक है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में वेद उत्सव दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि एक तो उसके असहायता महसूस हो रही है तो वो सीखने में वेद उत्सव तो दिखा नहीं सकता, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देगा, तो वो शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव होगा, दूर हटेगा, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, यानी आंतरिक मोटिवेशन है। रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, हाँ। नगद पुरस्कार जीतने के लिए चित्रकारी करना, यह तो बाह्य उदाहरण हो गया, बाह्य प्रेरणा। पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, यह भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण हो गया। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, 10th में टॉप करना, 12th में टॉप करना, तो यह भी बाह्य मोटिवेशन हो गया। तो आंतरिक मोटिवेशन 1 नंबर ऑप्शन, किसी रुचि के कारण नई भाषा सीखना,
कोई अपनी नई स्किल डेवलप करने के लिए नया कोर्स करना, कोई अलग चीज़ करनी, तो ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन राइट। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? रवैया, प्रेरणा, व्यक्तिगत लक्षण, विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है, तो विद्यालय पर्यावरणीय कारक है। निम्नलिखित में से रवैया भी नहीं है, प्रेरणा भी नहीं है, व्यक्ति लक्षण भी नहीं है पर्यावरणीय कारक में, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थे, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन सीडीपी का। अभिकथन दे रखा है पहला क्वेश्चन में ही, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा बच्चा है ना 15 महीने में चलना सीखता है। पहला 11 महीने में शुरू हो जाता है चलना, दूसरा 15 महीने में। कारण क्या दे रखा है? व्यक्ति के विकास में भिन्न भिन्न दरें होती हैं। बिल्कुल, ए भी सही है, आर भी सही है, और ए आर की व्याख्या भी, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक बनावट पर, बिल्कुल आनुवंशिक बनावट पर भी निर्भर करता है, जीन गुणों के अनुसार। भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर भी निर्भर करता है, वातावरण कैसा है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। तो तीनों ही सही है। तो तीनों कौन से ऑप्शन में? 4 नंबर ऑप्शन में, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? क्या पूछ रहे हैं? प्रतीकात्मक खेल तो बढ़ता है और तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। शैशव अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या मध्य बाल्यावस्था, या किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बच्चों में प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? किताबें या पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान, परिवार। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक पूछा तो परिवार, अगर सेकेंडरी पूछता तो मीडिया भी हो सकती है, सामाजिक संस्थान भी हो सकता है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है। क्या तर्क करने में विफल रहती है? जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित, मतलब चौड़े बर्तन में डाला जाता है, तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? ये प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती है, ये प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये नकल नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार ये प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सिव सोच नहीं रखती है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना की बनावट और हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम के द्वारा, सामाजिक नहीं सांस्कृतिक उपकरण, या थर्ड स्कीमा द्वारा, या सामाजिक द्वंद्व द्वारा। तो लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा था, सामाजिक उपकरणों के द्वारा, बाकी कोई ऑप्शन होने के चांस भी नहीं रहते ऐसे क्वेश्चनों में। अगर प्याजे पूछ लेता तो स्कीमा, ये प्याजे से संबंधित है, ऐसे वर्ड ध्यान रखने हैं कौन किससे संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भाषा, परिपक्वता, संगठन, संतुलन। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है? प्रगतिशील कक्ष, पुस्तक केंद्रित कक्ष। पुस्तक केंद्रित में पुस्तकों के द्वारा ही पुस्तकों पर ही ध्यान केंद्रित रहता है। व्यवहारवादी कक्षा में रटवाया जा रहा है व्यवहार पे। शिक्षक केंद्रित में शिक्षक हिटलर की तरह है, शिक्षक के निर्देश कानून बनाए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन प्रगतिशील कक्ष। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने से ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षक के अनुकरण और अनुसरण करते हैं, उनके पीछे पीछे बोलते हैं, उनकी नकल करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित में ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं बच्चे। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कॉलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? कॉलबर्ग के चरण में अच्छा लड़का, अच्छी लड़की नहीं, सामाजिक अनुबंध विन्यास, समाज के अनुबंध के बारे, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशा, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, ये कौन सी बुद्धि में? प्रकृतिवादी, तो प्रकृति के बारे में, अंतःव्यक्ति और अंतःव्यक्ति स्थानिक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः व्यक्ति। अंतः व्यक्ति में वह खुद के बारे में जानता है, ये दूसरों के बारे में जानता है, तो अंतः व्यक्ति, ये ध्यान रखने, इनमें ही कंफ्यूज होते हैं। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। स्कूल में भाषा न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। स्कूल की भाषा में न बोलने पर, स्कूल की भाषा जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में नहीं बोलने पर जुर्माना लगाना, ऐसा बिल्कुल नहीं, गलत है। उन्हें स्पष्ट रूप से बता जाना चाहिए कि स्कूल में एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल नहीं बोलना, यह भी गलत है। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा प्रयोग करने के लिए कहा जाना नहीं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति है होनी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। लड़कों को उपहार खेलने के लिए अक्सर कार, यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया, चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। ये अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? ये क्या दर्शाता है? जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर पक्षपात या जेंडर सशक्तिकरण? तो इसका राइट सभी को पता हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वे आत्म केंद्रियता को बढ़ावा देता है। उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा खुद का ध्यान भंग करता है। या उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह स्वयं नियमन सुसाधित होता है। या उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं को नियमन करने के सुसाधित होता है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, गलत। विद्यार्थियों के प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों का समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचना और अनुप्रयोग पर आधारित हो, उच्च श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हो। तो इसमें 1 नंबर क्वेश्चन ही ऑप्शन ही गलत है। हमें नहीं का पूछा, नहीं। विद्यार्थियों के प्रश्न उत्तर का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना नहीं होना चाहिए। तो आगे देखते हैं 1 नंबर ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन में समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, विद्यार्थियों के बीच कॉम्पिटिशन का भावना, नहीं। लचीला पाठ्यक्रम, एनएमए स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, या सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित वातावरण होना चाहिए, उचित आवास वातावरण। 17 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? गुणज वैफल्य, ये तो कैलकुलेशन में, पठन वैफल्य पढ़ने में, भाषा वैफल्य, गणित समन्वय वैकल्प्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति समन्वय वैकल्प्य। आंख, हाथ का संतुलन शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, मतलब दिखाई कम देता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? टीचर होने के नाते क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री को मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। उन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। उन्हें स्कूल में एक अलग संकाय में दाखिला दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, आसपास की चित्र रूपी सामग्री को मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? जनजातीय समुदाय के विद्यार्थी हैं, उनका सफल समावेशन के लिए उनके दैनिक जीवन व परिवेश के उदाहरण शामिल करना। बचना चाहिए मतलब कौन सा नहीं, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, बिल्कुल। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति के प्रचलित गीतों को शामिल करना। उन संपत्तियों को पढ़ाना जो उनके जीवन को पूरी तरह अप्रासंगिक है। तो ऐसा नहीं, उन संपत्तियों को नहीं पढ़ाना है जो उनके जीवन को पूरी तरह अप्रासंगिक है, तो इससे बचना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विकलांगता से और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ध्यान, न्यूनता, अधिक सक्रियता, विकार, लंबी अवधि तक फिल्में देखना। वैसे भी ध्यान नहीं है तो लंबी अवधि तक फिल्में कैसे देख पाए? स्वाधीनता, जितना हो सके एक समय सारणी दिनचर्या। पठन वैफल्य, जटिल गणना का बढ़ना पर आधारित प्रश्न दे। वाकबाधिता, मूल्यांकन के लिए केवल मौखिक रूप स्वीकार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीनता, जितना हो सके स्वाधीनता में जितना हो सके समय सारणी दिनचर्या हो। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन दे रखा है, शिक्षकों के निर्णय लेने में विद्यार्थी को शामिल करना चाहिए, कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन सही है। और कारण, अधिगम
शिक्षार्थियों द्वारा विद्यार्थी के सीधे स्थानांतरित किया जाता है। नहीं, ए सही है, आर गलत है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए सही आर गलत कौन से में। 3 नंबर ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है, स्थानांतरित सीधे तौर पर नहीं होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी निम्न में से किस ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। किस ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? जो उनके द्वारा पहले ही समझा या माना जाता है, जो या उनके लिए अस्पष्ट अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरह अपरिचित अज्ञात है तो वो कैसे आधार मानेंगे? जो उनके वर्तमान संज्ञान स्तर से बहुत परे है, जो अस्पष्ट है या अप्रासंगिक उसे भी नहीं। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पहले सीखा हुआ है, समझा हुआ है, माना हुआ है उसे ही आधार मानते हैं। 1 नंबर ऑप्शन राइट। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। संप्रेषण और अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेके आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित और परिष्कृत होता है। तो इसमें गलत ऑप्शन यही है 2 नंबर, सीखने के सभी कार्य व्यक्ति अपने दिमाग से करता है। अंतःक्रिया संप्रेषण और अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी अपनी बहुत सी समझ लेके आते हैं, सहयोगात्मक रूप से काम करने में अधिगम सुदृढ़, प्रबलित और परिष्कृत भी होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत पूछा था, गलत यही है, राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थी की असफलता के लिए जिम्मेदार है। असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंदर्भित पाठ्यक्रम। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही जिम्मेदार है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को खाली जगह भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय, विनम्र, आंशिक, निष्क्रिय। तो सभी को पता है प्रभावी अधिगम के लिए सक्रिय शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिसंज्ञानात्मक कौशल यानी मेटाकॉग्निटिव स्किल चिंतन और अधिगम को नियमित करती है। संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल विषय वस्तु रटने पर निर्भर है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास में देरी को दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं अधिसंज्ञान कौशल। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत दे रखा है। शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटि के व्यवहार को इनाम व सजा देकर खत्म करना चाहिए, नहीं। त्रुटियों पर चर्चा विश्लेषण द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, बिल्कुल। आगे 4 नंबर ऑप्शन भी देखते हैं, विद्यार्थी अपनी त्रुटि को स्वयं खोज सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, त्रुटियों पर चर्चा करनी चाहिए, विश्लेषण करनी चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्तियों का संबंध किस प्रकार है। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं, बिल्कुल। आगे संवेग एवं अधिगम सूचना प्रसंस्करण एक दूसरे को कोई संबंध नहीं, ऐसा भी नहीं। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते नहीं। नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते नहीं। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट, एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, ये किस तरह का लक्ष्य का उदाहरण है। महारत हासिल करने की दिशा के उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के केंद्र बिंदु क्या है। कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र एवं मूल्यांकन, बहुविषयकता एवं समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, आकलन के योगात्मक तरीके अपनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, या ऐसा भी आ सकता है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, विकासात्मक परिवर्तन क्या है। विकासात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं। सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, या मध्य बाल्यकाल तब बहुत तेजी से होते हैं, या फिर रुक जाते हैं। हमेशा एक रेखीय तरीके से होते हैं, एक आयामी होते हैं। आगे 4 नंबर ऑप्शन, ये वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की प्रक्रिया से होता है विकासात्मक परिवर्तन। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण और खल जगह, जबकि खल जगह में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता है। देखो, स्थूल गत्यात्मक कौशल में बड़ी मसल्स का यूज होगा, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में छोटी छोटी मसल्स का यूज होगा।
तो भागना में बड़ी मसल यूज हो रही है, चित्र बनाने में छोटी, तो इसका पहला ही आंसर राइट हो रहेगा। आगे देख लो, निचोड़ना ये तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का हो गया, चलना ये स्थूल का हो गया, उल्टा है। पकड़ना और चढ़ने ये तो दोनों ही स्थूल। आड़ी तिरछी रेखा बनाना, ताली बजाना, इसमें सूक्ष्म हो गए दोनों में, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, भागना और चित्र बनाना। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भ में नकल करना शुरू कर किया है। दूसरा ऑप्शन, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है। 3 नंबर ऑप्शन, एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। 4 नंबर ऑप्शन, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क करती है और संरक्षण कर पाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है वह संरक्षण कर पाती है, ये मध्य बाल्यावस्था में होगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन दे रखा है। ए, सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। बिल्कुल बच्चे। कारण दे रखा है, परिवार समाजगण की एक द्वितीयक अभिकारक है, यानी द्वितीयक संस्था है। तो 2 नंबर कारण गलत दे रखा है, ए ऑप्शन सही है। तो ए सही, आर गलत। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, परिवार हमेशा प्राथमिक कारक होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? शैशव अवस्था में बच्चा तर्क करना लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तार्किक सोच प्रारंभ कर हो जाती है, नहीं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वर्गीकरण संरक्षण कर पाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अनुकरण की शुरुआत कल्पना खेल करना शुरू करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण करना, अलग अलग चीज़ों का संरक्षण करना, ये इसमें गुण होता है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये पियाजे के अनुसार बताया गया है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साम्यीकरण, संगठन, समावेशन, समायोजन। तो इसे साम्यीकरण कहते हैं, साम्यीकरण। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? पहला ऑप्शन, वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चे बहुत सी क्षमताएं होती हैं जो जिन्हें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता से कर सकते हैं। बिल्कुल। वाइगोस्की ने एक बच्चे को एक कोरा कागज के रूप में कहा? बिल्कुल नहीं कहा। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चों को वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, नहीं। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका? बिल्कुल कम नहीं आंका। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता से कर सकते हैं। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती हैं जब वह एक बच्ची की जिगसा पहेली बनाने में मदद करती है और इशारे और संकेत से स्वतंत्र खोज को? एक पार्ट स्कैफोल्डिंग किसने किया? वाइगोस्की ने दिया। उद्दीपन या अनुकरण यानी पीछे पीछे दोहराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, पार्ट स्कैफोल्डिंग देना, इशारे, संकेत देना, निर्देश देना, स्कैफोल्डिंग में आ जाता है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन दे रखा है। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। बिल्कुल नहीं, कठोर संरचित पाठ्यक्रम नहीं होता है। आर कारण क्या दे रखा है? एक बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक हो। बिल्कुल नहीं, बच्चा सक्रिय होगा तब सीखेगा। शिक्षक तानाशाह है तो उसे बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा है तो वो कैसे सीखेगा? दोनों ही गलत। तो कौन से ऑप्शन में हो जाएंगे? 4 नंबर ऑप्शन में ए और आर दोनों गलत है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता? इनमें से प्रगतिशील कक्षा की कौन सी विशेषताएं हैं वो बतानी है। पहला ऑप्शन, शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। तो ये नहीं हुआ क्योंकि उसमें बच्चों की सहभागिता नहीं है। बच्चे भागीदारी को न्यूनतम है तो भी नहीं है। गतिविधि कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गतिविधि कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जा रहा है, यही प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, अमूर्त तर्क देता है कि हमें कानून अमृत तर्क देता है कि हमें कानून को बदल सकते हैं। वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। ये लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास में, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में। सार्वभौमिक में तो सभी के लिए है ही। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन।
आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खाली जगह। बुद्धि के व्यक्तियों को अपनी पहचान, मानव अस्तित्व, जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। प्रकृतिवादी प्रकृति के बारे में होगी, भाषाई में भाषा के बारे में, अंतर्व्यक्ति और अंतर्व्यक्ति, इसमें अंतर देखते हैं। इंग्लिश में देखना है इंटरपर्सनल मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है तो इंटरनेशनल दूसरे देश यानी दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो जाना। इंट्रापर्सनल यानी खुद के बारे में जानना तो इंट्रापर्सनल। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंट्रापर्सनल यानी अंतर्व्यक्तिक, खुद के बारे में जान रहा है तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची से बोली, ये मेरे लिए नहीं, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका को लचीलापन, फ्लेक्सिबल नहीं, जेंडर प्रासंगिकता नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाती है कि लड़कियां कारों से नहीं खेलती। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में संस्कृति और भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकीकृत और कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, प्रत्यक्ष निर्देशों का तरीका उपयोग, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा, विभिन्नताओं के अभाव के रूप में न देखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्नता को अभाव के रूप में नहीं देखना। ये संस्कृति और भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी नीति है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए? नहीं। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों पर केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों की क्षमता आधारित कठोर समूहन, क्षमता के आधारित व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, और 4 नंबर ऑप्शन वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांग है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान करना। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? पढ़ने में कठिनाई का, बी और डी के रूप में लिखा 21 को 12 लिखना, बी और डी को रूप में लिखना 21 को 12 लिखना, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन वैकल्य में बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 के रूप में लिखना, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो वो विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किसी क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? किस चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती होगी। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ अवसंरचना और इमारतें, विद्यार्थियों को अलगाव नहीं है, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, उनके साथ भेदभाव करना नहीं, साथियों के साथ साथियों के बीच सहानुभूति और दया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलभ अवसंरचना या इमारतें, उनके अनुसार ही बताया जाए। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थी को शामिल करने में सहायता करेगा? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकिरणों को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, विद्यार्थी को व्यक्तिगत पसंद स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना, रोकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसपास के खतरों और विकिरणों को कम करना। अभ्यास और विविध प्राथमिक वाले विद्यार्थी को शामिल करने में सहायक होगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके वे चर्चा में सक्रिय भागीदारी करते हुए सीखते हैं? व्यवहारवादी में चर्चा करके सीखते हैं या अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी, प्रतिपादक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी कक्षा में आपस में चर्चा करके वो सीखते हैं बच्चे। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सार्थक अधिगम क्या है? जिस अधिगम अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना यानी रटवाना, तब होता है सार्थक अधिगम तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित पढ़ाया जाए या किया जाए तो बिल्कुल गलत है, या तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थी को अधिगम को नियंत्रित करते हैं, या सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान की प्रक्रिया भी शामिल होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, विश्लेषण भी शामिल होता है, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान की प्रक्रिया भी शामिल होती हैं सार्थक अधिगम में। आगे देखते हैं
23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किस पर वकालत नहीं की? संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो नई शिक्षा नीति ने योगात्मक मूल्यांकन के बारे में नहीं कहा, पाठ्यक्रम की वृद्धि के बारे में भी नहीं कहा, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी के बारे में भी नहीं कहा कि प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ाया जाए। तो 2 और 3 4 ये किस ऑप्शन में देखते हैं? 4 नंबर ऑप्शन में, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? सही मिलान चेक करना है। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता के सुधार के लिए कार्यपत्र करना, यानी महारत हासिल करने की दिशा उन्मुख लक्ष्य, नकद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख लक्ष्य, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की आंतरिक कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य, दूसरों से पिछड़ प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत, प्रदर्शन की दिशा के उन्मुख लक्ष्य। तो इसके सही मिलान है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता के सुधार के लिए कार्यपत्र कार्य करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन हो गया। आप किसी में महारत हासिल करने के लिए अपने आप की आंतरिक प्रेरणा से काम करते हो, ये इसी के बारे में कहा गया है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, रटकर याद करना कि सभी बच्चों को कह दे ये रटकर याद कर लो, निष्क्रिय सुनने पर बल देना कि आप सुनते रहो मैं लेक्चर देती रहूं, बच्चों के पूर्व ज्ञान को से संबंध जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के पहले के जो ज्ञान है उसके अंदर नया ज्ञान जोड़ना और संबंध जोड़ना नए ज्ञान का। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? रटने और याद करने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, नहीं ये तो गलत है, रटवाना तो है ही नहीं, सीटेट का पेपर देना है। तो ऐसी परिस्थितियां बनाना जहाँ गलत धारणाएं व्यक्त करने को प्रतिबंधित हो, गलत नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? त्रुटियां बहुत जरूरी है। भ्रांतियां को प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग, अवलोकन के अवसर देना बहुत अच्छी बात है। प्रत्युत्तर के लिए, अवलोकन करने के लिए विद्यार्थियों की पूर्व मान्यता और वैकल्पिक अवधारणों को अनदेखा करना, अनदेखा तो करना ही नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग व अवलोकन के अवसर देना। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? प्रतियोगिता, चर्चा और संवाद, वेदन और अभ्यास या दंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए चर्चा और संवाद सहायक है। आगे देखते हैं 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में खाली जगह को सक्रिय करना चाहिए। समता को स्थायी मानने की धारणा, समता में वृद्धिशील होने की धारणा, प्रतिस्पर्धा की भावना या हीन भावना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समता के वृद्धिशील होने की भावना को की धारणा को सक्रिय करना चाहिए। आगे देखते हैं 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? यानी आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ये बाह्य प्रेरणा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। अगर यहाँ भी होता कि पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होता तो यह भी बाह्य हो जाता। तो 2 नंबर अभी ऑप्शन राइट है, बाकी बाह्य प्रेरणा के उदाहरण है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, खाली जगह के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि खाली जगह में होने की संभावना है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम या कमी, शिक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र और उपलब्धि में कमी होने की संभावना, सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना, सामाजिक बहिष्कार से इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में सुधार होने की संभावना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सामाजिक सहयोग से। आगे ऐसे देखना, पहले में पहली खाली जगह फिलअप करना, सेकंड में सेकंड। सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थे आपके 30 क्वेश्चन पेपर 1 के। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें। यह पेपर चाहिए पूरा विद आंसर की तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे वीडियो PDF वाइज आ रहे हैं। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसकी सीरीज चल रही है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे इसके लिंक, या इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके
वो सारे वीडियो देख लेना। सीटेट जुलाई 2024 में बहुत ही काम आने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाला है जो दिसंबर 2021 में ऑनलाइन सेट हुए, उनमें से एक सेट के 30 क्वेश्चन करेंगे। वो जुलाई 2024 के सीटेट में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। बात है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा? सही नहीं है। विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है? बिल्कुल। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है? बिल्कुल नहीं। आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो 2 नंबर ऑप्शन गलत हो गए। आगे भी देखते हैं। विकास के सभी पहलू एक दूसरे पर निर्भर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आगे 4 नंबर ऑप्शन, विकास की गति व्यक्तिगत होती है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती है? बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। ये ऑप्शन गलत है, तो हमें गलत ही पूछा। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा अर्जन के संदर्भ में संवेदनशील चरण है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक, मतलब कौन कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं? परिवार और आस पड़ोस। परिवार प्राथमिक कारक हो जाएगा, धर्म और अभिभावक प्राथमिक हो जाएंगे, तो हमें सेकेंडरी ढूंढना है। स्कूल और धर्म द्वितीय कारक है, स्कूल और परिवार तो प्राथमिक हो जाएगा, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये द्वितीय कारक है, स्कूल और धर्म। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? संरक्षण का गुण किस अवस्था में आ जाता है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में संरक्षण का गुण आने लग जाता है, विकेंद्रीकरण का, संबंध का, वर्गीकरण और पलटावीकरण, तर्क का भी गुण आ जाता है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को क्या कार्य नहीं करना है? वर्गीकरण के मौके देना चाहिए? बिल्कुल। ऐसी समस्या देना, अमूर्तता की आवश्यकता हो, अमूर्तता की बोला है, ठीक है। कर्मिक यानी कर्म से करने के कार्य देना, मूर्त संसाधन देना, तो इसमें क्या नहीं करना है? तो अमूर्तता की अभी उसमें डेवलप भी नहीं हुई है, तो उसमें ऐसी समस्याओं की आवश्यकता नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये नहीं देना चाहिए। आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। 4-5 साल के बच्चे अपने आप से बातचीत करते हुए देखे होंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह वाक्य क्या है? अपनी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है कि उसमें विकास धीमा होगा, उसके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, वह अपनी सोच को नियमित करने में मदद करता है, तो वह आपको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। 4 नंबर ऑप्शन राइट। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत वाक विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझाया जा सकता? लेव वाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने, B.F. स्किनर ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत का, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत का, तो हमें यह क्या कहा? सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझाया जा सकता, तो ये जीन पियाजे ने, लेव वाइगोस्की ने कहा, जीन पियाजे ने नहीं कहा। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देना शुरू कर देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है? पहला ऑप्शन, आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, आधिकारिकता एवं सामाजिक कर्म अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधिकारिक एवं सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास। इस अवस्था में यह तर्क देना शुरू कर देता है कि समाज ही तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या है जो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक बुद्धि का आलेख करती है, उसके बारे में बताती है? मानव अस्तित्व के मामलों के सोचने का समर्थन एवं संवेदनशीलता, ध्वनि और ताल के प्रति संवेदनशीलता, स्थानों के पैटर्न को पहचानने उन्हें फेरबदल करने की क्षमता, समस्या को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन करने की क्षमता। तो तार्किक व गणितीय बुद्धि में समस्या को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करना, वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता होती है, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है कि टीचर लेक्चर दे रहा है, निष्क्रिय अभिग्रहण, बच्चा निष्क्रिय होकर सुनता है, केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत्यक्रिया और संवाद से होता है प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें कथन दे रखा है गणित की कक्षा में लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए कि ये गणित पढ़ने योग्य नहीं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ए ऑप्शन कथन गलत है। तर्क देखते हैं लड़कियों को गणित समझाने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती, समझना, तो ये भी गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाए, ए और आर दोनों गलत है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भाषा को संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भाषा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर बल देती है? बहुभाषियम, बहुत भाषाओं, एक भाषा में पढ़ाया जाए, पूरे देश में निर्देशित का माध्यम अंग्रेजी हो, अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाए, पूरे देश में निर्देशन का माध्यम हिंदी हो, हिंदी में ही पढ़ाया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाए बहुभाषीयता, अलग अलग भाषा में पढ़ाने के लिए और बहुभाषीवाद हो। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? अधिगमकर्ताओं को असफलता का डर पैदा करना कि आप मूल्यांकन होगा तो आप फेल हो सकते हो, या बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना कि आपने अच्छे नंबर नहीं लाए। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को एक दूसरे की तुलना करना कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुमने कम नंबर लाए। या अधिगमकर्ताओं के सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा मूल्यांकन का, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, सौर्य प्रणाली का 328 को 984 से गुणा करो, सिंपल गुणा ही करना है। इसमें एक ही आंसर है, अलग अलग आंसर आएंगे वहाँ हर बच्चे का, तो वहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन का बढ़ावा होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? एक ही आंसर। शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों के लोगों पर अलग अलग प्रभाव के विश्लेषण करें। तो 4 नंबर ऑप्शन समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की अपेक्षा करनी चाहिए, अधिगमकर्ताओं को पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए सभी के लिए, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या लागू करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं को पूर्व अनुभवों को शामिल करना चाहिए, उनका संचय भी करना चाहिए एक शिक्षिका को व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखने के लिए। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में पहला ऑप्शन क्या विद्यार्थी ज्ञान सामग्री निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं, निष्क्रिय रूप से सुनते हैं विद्यार्थी को। 2 नंबर ऑप्शन विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, या प्रौद्योगिकी के उपयोग विद्यार्थी के साथ भेदभाव किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं समावेशी कक्षा में। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड यानी धारा 12 द्वारा निम्न में से किसकी सिफारिश की गई? केवल सरकारी विद्यालय में दाखिला, निजी विद्यालय में आरक्षण, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, उनके लिए अलग विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाए निजी विद्यालयों में आरक्षण 25% आरक्षण होता है। आगे देखते हैं, यह आरटी से एक ही क्वेश्चन देखने को मिला, अधिकतर आरटी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम असमता गणितीय गणना करने की क्षमता को प्रभावित करती है? गणितीय गणना करने में समस्या आती है। डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्पेरेक्सिया। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाए डिस्कैलकुलिया में गणना करने संबंधी क्षमता प्रभावित होती है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। विविध शिक्षण आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला पाठ्यक्रम, मानकीकृत आंकलन, एक जैसा आंकलन, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली रणनीति है? क्या रणनीति है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए? उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे जाए, उन्हें चुनौतीपूर्ण उच्च क्रम के कार्य सौंपे जाए, जानकारी समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, या फिर उनके सफलता के कम उम्मीदें रखें कि ये सफल होंगे या नहीं होंगे, कम उम्मीद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपने चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों को, यह रणनीति है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? संकल्पनात्मक मानचित्र से, खोजी अधिगम से, सहज अनुमान लगाने से, या निष्क्रिय नकल से? तो अधिगम को निष्क्रिय नकल, टीचर को निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए, की रणनीति से बचना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? गैर संदर्भीकरण, विस्तारण, उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंध, रटकर याद करवाना। तो कौन सा तत्व सहायक है वो बताना है हमें। तो विस्तारण सहायक है, बाकी सारे सहायक नहीं है।
आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक को ये जानना महत्वपूर्ण होता है। क्या क्या जानना? बच्चे पहले से क्या जानते हैं, बिल्कुल जानना महत्वपूर्ण है। सामान्य भ्रांतियाँ क्या है, वो भी जानना महत्वपूर्ण है। विषय सीखने की पूर्व अपेक्षाएं भी क्या है, वो भी जानना महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी की पसंदीदा अधिगम शैली कौन सी है, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। तो चारों ही जानना महत्वपूर्ण है। चारों कौन से ऑप्शन में? 4 नंबर ऑप्शन में 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। सीखने की संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षण को, पूछताछ आधारित शिक्षण को, शिक्षण की व्याख्यान विधि को, रटकर याद करने को। तो संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया जाता है? तो पूछताछ आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित एक शिक्षिका विद्यार्थियों को उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। अपने आप की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने को कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह का कौशल विकसित करने पर ध्यान दे रही है? घोषणात्मक, अधिक संज्ञानात्मक, प्रतिक्रियात्मक या शब्दार्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक संज्ञानात्मक, मेटाकॉग्निशन विकसित करना चाहती है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद करने की रणनीति क्या कहलाती है? अलग अलग सार्थक भागों में बांटकर याद करने की क्या कहलाती है? समावेशन, खंडीकरण, अनुबंध, अधिसंज्ञान। तो उसे खंडीकरण कहेंगे, अलग अलग टुकड़ों में, जैसे ये चीज़ है इतना है तो अलग अलग टुकड़ों में बांटकर याद करना, इस रणनीति को खंडीकरण कहते हैं। 26 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, यानी नया स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों को सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस भाग का महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है? समावेशन के लिए, भ्रांतियां के लिए, समस्या समाधान के लिए, रटकर याद करने के लिए? तो इसमें सीधा ऑप्शन है समस्या समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दे रखा है। ए, शिक्षक को किसी संपत्ति के संभावित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण, भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाओं की अपेक्षा करनी चाहिए। तो नहीं करनी चाहिए, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। संदर्भित और भ्रांतियों की वैकल्पिक अवधारणा नहीं करनी चाहिए। ए ऑप्शन गलत है। आर देखते हैं। भ्रांतियां अत्यधिक गलत हैं, उन्हें तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती। तो बिल्कुल दोनों ही गलत हैं। दोनों गलत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। समयों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रियाओं के संबंध में किस तरह देखते हैं? एक दूसरे को स्वतंत्र, किस किस के बारे में बताना है देख लो। संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रिया किस तरह से संबंधित? एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे से गुते हुए हैं। केवल भावना ही संज्ञान को प्रभावित करती है, केवल संज्ञान ही भावना को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों एक दूसरे से गुते हुए हैं। आगे देखते हैं 2 नंबर ऑप्शन राइट हो। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित समूह करते हैं जब वह कार्य होता है मूर्त और अत्यधिक जटिल, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो, अप्रासंगिक हो, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो। जो भी विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब वह कार्य उनकी वास्तविक दुनिया से, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। पेपर 2 के लिए जल्दी पेपर 2 के पुराने पेपर सॉल्व करेंगे।